नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गंगा जी की दुर्दशा या गंगा जी के बहुत ही बीमारी की जो स्थिति है या गंगा जी के ऊपर जो संकट है, पूरे गंगा बेसिन पर संकट है, गंगोत्री से लेके और गंगा सागर तक। तो उसमें इस संकट के लिए जो कारण उत्तरदायी हैं, उनमें एक तो शहरी पोल्यूशन है, फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है कल कारखानों का, और उसके अलावा जो बांध और बैराज बनाए गए हैं वो, और जो नहरें निकाली गई हैं गंगा जी से, जो पानी बिल्कुल निकाल लेते हैं, निचोड़ लेते हैं, और गंगा जी में गंगोत्री का पानी बचता नहीं है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे एक खास मुद्दे पर, वो है फरक्का बैराज का मुद्दा। तो फरक्का बैराज जो है वो गंगा जी का जो करीब करीब एंड होता है इंडिया में, यानी बांग्लादेश बॉर्डर से करीब 16 किलोमीटर पहले वो बनाया गया था। 1961 में बनाना शुरू हुआ और 1975 में वो तैयार हुआ, और उसका मकसद था कि जो कलकत्ता बंदरगाह है वहां, यानी हुगली नदी में जहाज पहुंच सकें, उसमें पर्याप्त पानी हो, तो उसके लिए ये बैराज बनाया गया। और वहां से एक कैनाल निकाल करके जो है वो हुगली नदी में पानी ले जाया गया, कि जिससे वहां बंदरगाह में जहाज आसानी से आ जा सके। लेकिन अनुभव कहता है पिछले करीब 50 साल का, कि इस बैराज से बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं। जहाँ कुछ फायदे हुए, नुकसान हुए। विशेष करके मछलियां मरी, मछलियों का प्रजनन कम हो गया बहुत ज्यादा, और बिहार में बाढ़ आती है। तो इसी विषय पर हम आज बातचीत करेंगे गंगा मुक्ति आंदोलन के नेता अनिल प्रकाश जी से। अनिल प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अनिल प्रकाश जी और उनके जो संस्था है और तमाम दूसरी संस्थाओं के सहयोग से 28, 29, 30 नवंबर को मुजफ्फरपुर में गंगा बेसिन संकट और समाधान विषय पे सेमिनार कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि एक जो प्रमुख मांग है, खास करके जो बिहार के लोगों की, कि फरक्का बांध को जो है अब डिसमेंटल कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। उसकी कोई उपयोगिता नहीं बची, बल्कि उससे नुकसान हो रहा है। तो अनिल प्रकाश जी, पहले तो ये बताइए आप हमारे दर्शकों को कि ये फरक्का बैराज बनाया किस लिए गया था, मकसद क्या था उसका? देखिए, उसका जो आपने बताया सही बताया, लेकिन उसका एक और बैकग्राउंड है। ये आज भारत आजाद हुआ था और जवाहरलाल जी को थोड़ा आकर्षण था विकास किया जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने अविकास की तरफ ले गए थे अंग्रेज। तो दिक्कत ये हो गई, वो काफी पढ़े लिखे आदमी थे और सारा अप टू डेट दुनिया भर का ज्ञान था, लेकिन उनको ये ध्यान नहीं रहा कि यूरोप और अमेरिका में जो बांध और बराज है मिसिसिपी वैली के, वो सन 50 आते आते सब फेल हो गए थे और बांध बराज है। लेकिन और एक टिनेसी वैली अथॉरिटी थी, टिनेसी अमेरिका की, यूएसए की टिनेसी घाटी पर, नदी पर। तो वो जो बांध था वो फेल कर गया, मैंने उसके बिजली घर भी फेल कर गए, सिल्ट का डिपोजिशन हो गया और बिजली उत्पादन भी बंद हो गया। अब उन लोगों की समस्या ये थी अमेरिकन की कि इस सड़े हुए बिजली घर को, कबाड़ को कहाँ बेचा जाए, और ये जो इंजीनियर्स है, टेक्नोलॉजी है, उसको कहाँ डंप किया जाए। तो आर्थर ई मॉर्गन उसके चेयरमैन थे। उन्होंने जवाहरलाल जी से दोस्ती काट ली और उन्होंने कहा कि आपका तो एकदम हरियाली ला देंगे, और भाखड़ा नंगल वगैरह तो अलग कहानी है, इसे जोड़ेंगे नहीं अभी। वो उसी दौर में WF वुडविन चीफ इंजीनियर था, उसको DVC का बनाया गया। उस समय एक
इंजीनियर थे बंगाल में, कपिल भट्टाचार्य। वो एक्चुअली वो नेविगेशन वाले थे, मतलब पानी का नापते थे साहेबगंज से लेकर के गंगा में और नीचे तक, और उधर का भी उनका एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने कहा कि अगर ये डीवीसी के बांध बन गए तो बिजली उत्पादन वगैरह तो होगा नहीं, कोई खास हल्का फुल्का होगा, और उल्टा होगा क्या कि फ्लड का प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगा, उन्होंने बताया। और तीसरा हुआ कि भाई इसमें हुगली पोर्ट पर जो दामोदर और सहायक नदियों का पानी आता था, वो हमने पूरा उसका पेपर उस समय लिखा था, मुझे याद नहीं है कि कितने क्यूसेक का था, लेकिन उसका पेपर है, कभी जरूरत किसी को होगी तो हम वो पेपर, हमारा पब्लिश पेपर है, हम दे जी देंगे। जी 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 जी। जी, तो 30 साल पहले वो पब्लिश हुआ था। गूगल पर अभी है, फरक्का बराज कॉज एंड कंसर्न, तो जी उसपे कोई जाएगा तो मिल जाएगा। दूसरे क्या हुआ कि तो जैसे ही वो सच साबित हो गई, उन्होंने बहुत विरोध किया, लेख लिखे कि भाई उसमें होगा ये कि हुगली पोर्ट पर की गहराई घट जाएगी और बड़े जहाजों का आना जाना रुक जाएगा। वही हुआ। और जब ये प्रॉब्लम हुआ कि वहां जहाजों का, तो फिर हुआ कि हल्दिया में बंदरगाह बनाया जाए, और बनाया गया हल्दिया में लॉन्ग रन। तो हुआ कि कैसे फ्लश किया जाए इसके सिल्ट को, तो समुद्र से जो ज्वार भाटा आता है ना, तो सिल्ट जमा होता है, तो नदी का पानी जब जाता है तो फ्लश कर देता है, उसको बहा के साइड में कर देता है, कहीं टापू बना देता है। तो हुआ कि भाई गंगा में बराज बना दिया जाए, मतलब फरक्का और मालदा के बीच में। मालदा है, एक सिरे पे मालदा जिला है, दूसरी तरफ ये फरक्का है, ये माल। तो अब क्या हुआ कि बराज बना दिया गया। उस समय बहुत विरोध किया था कपिल भट्टाचार्य साहब, मैं तो उनको अपना गुरु मानता हूँ। उनकी किताब है बांग्ला में, अंग्रेजी में छपी होती या हिंदी में भी तो सारे देश जानता है, लेकिन हम लोग जानते हैं। हम लोगों ने उनका अनुवाद करके बहुत सारा छापा था, और बहुत उनको कोट करके लेख बहुत सारे लिखे, एकदम सच, जो जो भविष्यवाणी की। हुआ कि जो वो भागीरथी, देखिए दो जगह भागीरथी है, एक तो शुरू में है जहां से गंगा निकलती है, लेकिन जी यहाँ भी 300 साल पहले, 300 क्या, अब तो 350 साल, 350 साल पहले करीब एक वो जो अभी नहर निकली है हुगली तक की, वो असल में एक धारा जी थी। वो एक बांग्लादेश जाने वाली धारा थी और इधर से धारा थी। वो लॉन्ग रन में कालांतर में वो बंद हो गई, सूख गई धारा। तो फ्लश होता था ये दामोदर और उसके सहायक नदियों का पानी, और 56,000 क्यूसेक या कुछ था। तो इसमें कहा गया कि सूखे के समय में 40,000 क्यूसेक, 40,000 क्यूसेक पानी फ्लश करने के लिए मिल जाएगा। फ्लड के टाइम में तो कोई समस्या पानी की रहती नहीं है। तो उसी समय कपिल भट्टाचार्य ने कहा कि ये गलत होगा, ये लीन पीरियड में कभी भी 40,000 क्यूसेक नहीं जाएगा और हुगली पोर्ट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इतना जरूर होता है कि मीठा पानी गंगा का कलकत्ता वालों को मिल जाता है, लेकिन हुगली फ्लश नहीं हो सका, जहाज का आना जाना बंद हुआ। और हल्दिया में, और हमारा तो ये भी मानना है कि उसमें हमने लिख दिया था 25 साल 35 साल पहले ही कि जो, और गूगल पे है वो सब आर्टिकल, तो वो उसमें हमने लिख दिया था कि अंग्रेजी में है, तो कि भाई ये नहीं होगा फ्लश, उनको कोट करके। जी तो ऐसी हालत में लेकिन तो उनकी बात नहीं सुने गए। उनको पाकिस्तान का, उस समय बांग्लादेश नहीं बना था, पाकिस्तान बना था, जब विरोध कर रहे थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया। गनीमत है कि जेल में नहीं डाला। अच्छा हाँ देखिए, फरक्का बराज को अब वो बन गया, और कभी भी लीन पीरियड में सूखे के समय में पानी 40,000 क्यूसेक नहीं जा सका ताकि वो फ्लश हो सके। और वो प्रॉब्लम ये चीख चीख करके कह रहे थे, और उनको कहा गया। अब क्या हुआ कि जब हम गए थे 30 साल पहले पहली बार स्टडी करने के लिए, जो जो हमने जिक्र किया, जो गूगल पर हमारी रिपोर्ट है, उसको, जिसको आज आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर राजीव सिन्हा कहते हैं कि वेब फाइंडिंग्स एकदम सही था। अब कैसे कर लिया था आपने? तो ड्रोन सपोर्ट नहीं था आपको, सैटेलाइट का आंकड़ों का एनालाइज करने का सिस्टम नहीं था आपको, लेकिन खैर हमने किया, कैसे किया इस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन वो सच साबित हो। तो और वो बीएचयू तक जाकर के भाषण दिए थे कपिल भट्टाचार्य, लेकिन वो बना दिया गया।
बना देने के पीछे एक और भी बात था, पाकिस्तान को सैंतना था। एक पॉलिटिकल रीजन था कि पूर्वी पाकिस्तान को सैंतना था, मतलब कुछ शैतानियां पश्चिमी पाकिस्तान के शासक करते थे, यहाँ भी करते थे। तो ये मोटिव था अंदर में, हिडन मोटिव था। उसके बाद पाकुड़ के पास एक पहाड़ी पर एयर बेस बनाया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी बराज वो अगर बम से उड़ा दे कोई देश, आजकल तो मिसाइल भी है, पहले तो हवाई, तो एयर बेस बनाया गया था वहां मिलिट्री का, हवाई अड्डा। ये बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन गवर्नमेंट के साइड के लोगों को मालूम है और इंटेलिजेंस वालों को हाँ, उसकी सुरक्षा नहीं, के लिए। वो अगर कोई बॉम्बिंग करने का आएगा, कोई जहाज आएगा, उस समय तो जहाज ही आता ना, उस समय तो मिसाइल नहीं ना था। तोप की मार कितनी थी? 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर थी, 20 मील थी, 30 मील। अब तो खैर ज्यादा 50-50 मील तक के मार करने वाले तोप है, लेकिन मिसाइल्स भी हैं। तो अब तो कहीं से भी मार दे सकता है, तो उसको डिफेंड करने के लिए, उसको बचाने के लिए सुरक्षा वो किया गया। अच्छा, इंटरनेशनल संधि जो होती है इस संबंध में, वो भी अलाउ नहीं करता है कि दो देशों के बीच जो आप बात वन साइडेड बिना किसी एग्रीमेंट के आप बांध बना दें और पानी रोक दें, ये अलाउ नहीं करता है। लेकिन उस सबको मतलब ये करके बना दिया गया। अच्छा, आज हालत ये है कि आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट, एक अब हम मिनट थोड़ा वर्तमान में, एक सेकेंड, हम जाएंगे कि ठीक है जरूर। बन गया, 50 साल पहले बन गया, उसका तमाम मकसद था जो पूरा नहीं हुआ, लेकिन नुकसान क्या हुआ जो बिहार के और आसपास के लोग जो महसूस कर रहे हैं, बाढ़ का, मछलियों का, तो नुकसान क्या हुआ उस बैराज से? देखिए, 109 उसमें फाटक हैं, बराज में गेट है, और उसमें फिश लैडर लगा हुआ है, मछली आने जाने का सीढ़ी बनी होती है। उसको समझने में हमको हफ्तों लगे थे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के। और हाइड्रोलिक सिस्टम, तो क्या है कि उसमें फिश लैडर लगा होता है, सीढ़ी बनी होती है, और मछलियों का टेंडेंसी होता है उल्टी धारा में भागने का। तो बीच जी बीच में सुस्ताते हुए, रुकते हुए, उसकी जगह खांच बना होता है, और उसके तो उसमें से 53 को चोक कर गया, बालू मट्टी से भर गया पूरी तरह से। उसको रिप्लेस करना चाहिए था, नहीं किया अभी तक। दूसरा क्या हुआ कि सिल्ट का डिपोजिशन हुआ। फरक्का बराज जब तक नहीं बना था, तब तक गंगा में फ्लड के टाइम में, बाढ़ के समय, नेचुरल डिसिल्टिंग होती थी, करीब 150 फीट, 100, 150, 100 से 150 फीट। कुछ मिट्टी बालू साइड में खेतों में उपजाऊ मिट्टी बिछा देता था, क्योंकि गंगा घाटी की जो सिल्ट आता है वो मिसिसिपी घाटी की तरह अमेरिका की बहुत ही उपजाऊ है। सभी सॉइल साइंटिस्ट मानते हैं कि सबसे बढ़िया उर्वर सिल्ट लाती है। तो और कुछ जो है खदर करके, जिसको कहते हैं बिहार में, वो उड़ाही होके, वो नेचुरल प्रोसेस में वो कहीं समुन्द्र में चले। आप देखते होंगे कि कुछ साल पर एक टापू निकल आता है और झगड़ा हो जाता है किसका झंडा लगेगा, पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश का लगेगा कि हमारा लगेगा। तो जिस समय पाकिस्तान था तब तक कंट्रोल तो वेस्टर्न पाकिस्तान से ही होता था। तो यहाँ पर जो है, तो बांग्लादेश यहाँ सिल्ट भर गया है। और अभी आईआईटी के साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि भाई, जिन्होंने स्टडी किया है, फरक्का का स्टडी किया है, बिहार सरकार ने भी करवाया था प्रोफेसर राजीव सिन्हा की अध्यक्षता में, उसको रिपोर्ट पब्लिक नहीं की, डिबेट नहीं कराया। वो का कहना है कि ये तो लाइफ खत्म हो गया, इतना सीट जमा हो गया। किसी भी बरान जब बाढ़ का लाइफ होता है तो 40, मतलब 40-45 साल बहुत होता है, और लाइफ भर गया है। तो अब जो इस बार बच गया, क्योंकि लेफ्ट साइड में, मालदा वाला साइड में, वो समुद्र की तरह का है। हम देख के आए, स्पर बनाते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, हर बार स्पर को तोड़ करके बहुत कम इलाका। किसी दिन अगर इस बार पूरी आशंका थी, जब बहुत इस बार पानी बहुत कम बरसा था, तो किसी ने हमको पूछा, एक पत्रकार ने रांची में, कि भाई ये बताइए कि पानी तो कम बरसा है तो इतनी बाढ़ कैसे है, इतना डूब कैसे रहा है। हमने कहा कि यह 1000 लीटर का एक ड्रम ले लीजिए, उसमें 500 लीटर बालू मट्टी रख दीजिए, और 1000 लीटर पानी दीजिएगा तो ओवरफ्लो होगा ही ना। तो वही हुआ गंगा का। इस बार बारिश कम हुई है क्लाइमेट चेंज वगैरह की वजह से। तो यानी आपका कहने का मतलब यह है संक्षेप में कि एक तो मछलियों का नुकसान हुआ, तमाम प्रजाति देशी मछलियों की खत्म वो हो मैं गई, बताऊंगा बताऊंगा। और जो खारे पानी वाली झींगा वगैरह वो उसका नुकसान हुआ, क्योंकि वो बंद गया उधर। हाँ, तो आप जी बता रहे थे, हम ये बता अब रहे थे,
बाढ़ आ रही है। आप बाढ़ की नहीं, चर्चा कर दूसरा रहे क्या हुआ कि उसकी वजह से सहायक नदियों में बैक वाटर जाता है। बैक वाटर मैंने उल्टी धारा में ठेलता है, तो जितना हैं। हमारा एम्बैंकमेंट वगैरह बना सब टूट जाता है। अब फ्लड में चाहे कोसी का हो, चाहे कमला का हो, चाहे बागमती का हो, चाहे कोई भी, माने आप चले जाइए ईस्टर्न यूपी तक का जो भी नदियां हैं, गंगा का, इसको टेक्निकल भाषा में एफ्लक्स कहते हैं, माने ऊपरी तल ऊंचा इतना हो जाता है कि जो सहायक नदियों का पानी है उस उल्टा ठेलने लगता है। हम लोग नाव पर चल के देखे हैं। बिल्कुल एक बार बिल्कुल। एक सोनपुर में एक जब नाविक गंगा ने जब मुझे कहा, उल्टा हो जाएगा तो सहायक नदियों का पानी उसमें जाएगा ही नहीं, तो जाहिर है कि वो अब पीछे देखिए जा सकता अब क्या हुआ कि 1950 में ये करीब 25 लाख हेक्टेयर में फ्लड प्रोन था बिहार में। अभी तो इम्बैंकमेंट्स बन गए और फरक्का बराज बन गया, तो लगभग 80 लाख हेक्टेयर से ज्यादा एरिया फ्लड प्रोन हो गया। मैंने जो दवा दी, चाहे एम्बैंकमेंट बनाया चाहे फरक्का बराज बनाया, जो जो दवा दी मर्ज बढ़ता चला गया। एक तो ये है, किसानों का बहुत तबाही हुई है, और महिलाओं की जान लीजिए, न्यूट्रिशन की फर्क। दुनिया भर में जितने भी बराजेज हैं उसमें 94% का फेल कर गया है फिश लैडर वाला सिस्टम, और फरक्का का भी फेल कर गया। सब मिट्टी चोक होने की वजह से समुद्र की मछलियां यहाँ नहीं आती। बहुत सारी मछलियां जिसकी ब्रीडिंग मतलब ऋषिकेश तक में होती है और मेल ट्रेन के स्पीड में जाते हैं। अब बहुत सारी मछलियां यहाँ की है जो समुद्र के खारे, जैसे झींगा हो गया, 67 किस्म की मछलियां डॉक्टर बिलगामी की रिपोर्ट में भी थी। यहाँ के मल्लाह लोग हमको बोले, हमको समझ में नहीं आ रहा था, तो हम भागे डॉक्टर बिलगामी के पास। बॉटनी के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मतलब वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट थे, भागलपुर में थे, और डॉक्टर दंता मुंशी जूलॉजी में थे। इन्होंने एक रिपोर्ट किताब दी 67 पेज की या 60 पेज की, और कहा कि इसमें 67 किस्म का हमारे रिसर्चर्स ने भी काउंट किया है। सारी 80% मछलियां केवल बिहार में नहीं, बिहार, बंगाल, उत्तर 8 राज्यों की नदियों में जितनी ट्रिब्यूटरीज थी सब में मछली खत्म हो गया। 80% ब्रीडिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया। अब क्योंकि हिल्सा की ब्रीडिंग जो है वो ऋषिकेश में होती थी और झींगा की ब्रीडिंग समुद्र के पानी में होती थी, आवाजाही बंद हो गई। अब नतीजा हुआ कि माल न्यूट्रिशन हो गया, कुपोषण हो गया। गरीब आदमी भी एक बंसी लिया, एक मछली निकाल लिया 4 गो, या जाल गिराया कहीं, बांस उसका भी जाल छोटा बनता है, मतलब उस मछली पकड़ने वाला बहुत तरह का, साधारण लोग भी। तो बड़े पैमाने पर माल न्यूट्रिशन हुआ है। और हम लोगों को बिहार के गांव गांव में, अरे हम फरक्का पॉइंट पर जाके देखे हैं नदी किनारे कि आंध्र प्रदेश की मछली हमने खाई। वहां पर जो बंगाल पोखर का के लिए प्रसिद्ध है, पोखर के लिए, तालाब के लिए और मछली के लिए, जो एक्सपोर्ट का जोन था, ये पूरा बिहार से लेकर यूपी तक और पूरा सभी नदियों में मछली, और करोड़ों मछुआरों का जिंदगी अब बेकार हो गए। रिक्शा चला रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, पूरे देश में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। इसलिए आज सबसे ज्यादा जो उत्तेजित हैं, गुस्से में हैं इसको लेकर के, वो मल्लाह लोग हैं। उसी में से इमर्ज कर रहा है 42 साल पहले वाला आंदोलन फिर से उठ के खड़ा हो गया। तो मतलब क्या हम 4 महीने, इन लोगों की मांग क्या है कि फरक्का बैराज को अब तोड़ दिया जाए? नहीं, पहले ये मांग थी, बाद में मॉडिफाई किया था कुलदीप निहार वगैरह के सजेशन पर। हम लोगों का कहना है कि इसका साइंटिफिक सोल्यूशन निकालो, तो और 3 महीने के अंदर साइंटिस्ट लोगों के पास सोल्यूशन है। एक तो साइंटिस्ट लोग ये कह रहे हैं कि किनारे से एक चैनल निकाल दिया जाए, और नहीं तो गंगा तो तोड़ ही देगी किसी दिन, और 10-20 लाख मरेंगे उस दिन। इस बार भी आशंका थी उस हम लोगों को कि तोड़ेगी तो 5-7 लाख लोग तो नीचे भी तो मरेंगे ना, बांग्लादेश में। अच्छा, दूसरा क्या हुआ है सुनिए, बांग्लादेश का क्या नुकसान हुआ है। समुद्र के खारे पानी से बांग्लादेश का जो खेत था, पद्मा बोलते हैं वहां की भाषा में, मैं शुद्ध संस्कृत भाषा में, लेकिन पद्दा बोलते हैं बंगाल में, पद्दा, गंगा पर। भूपेन हजारिका साहब का एक बहुत फेमस और पॉपुलर गीत है, सॉन्ग है जी जी, गंगा तो बहती तुम क्यों है, और एकदम गाते हैं तो जैसा युद्ध घोष हो रहा है। ऐसा हम लोग भी बनारस में जब किए थे ना कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ा, तो उसमें तो उन्हीं का गीत बजाया गया था। तो आप ये कह रहे थे कि पूरा जो क्या होता था कि समुद्र से जो खारा पानी वहां के खेतों में और चौर में, चौरी में, जो धान के खेतों में फैलता था, फ्लड के टाइम में गंगा उसको फ्लश कर देती थी,
और उपजाऊ मिट्टी भी। अब सब नमक के खेत भर गए, वहां नमक की खेती हो रही है, धान की खेती नहीं हो रही। जो माइग्रेशन हुआ है उसके वजह से जो हल्ला मचाते हैं कि बांग्लादेशी आ गए, वो कहाँ जाएंगे बेचारे। हमारे कारण, हमारी गलत पॉलिसी के कारण बांग्लादेश में भूखमरी आ गई। उनका खेत जो संपन्न किसान थे वो बेचारे मजबूर होकर के यहाँ मजदूरी करते हैं, पूर्णिया में, आसाम में, कहीं कहीं आकर के। अब उनको मार के भगाओ। अरे एक तरफ कहेंगे अखंड भारत और दूसरी तरफ अखंड भारत जिसको बनाना है, अरे दिल को जीतेंगे तब ना, बंदूक से अखंड भारत बनेगा। हम भी चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान, और लेकिन दोस्ती करनी न पड़ेगी। वहां का आम इंसान पाकिस्तान का या बांग्लादेश का और हिंदुस्तान का आम दोस्ती करना चाहता है, मिलजुल के रहना चाहता है। ये कहना है कि फरक्का बांध बनने से जो बांग्लादेश की तरफ है उधर की खेती सब चौपट हो गई और वहां भुखमरी की स्थिति, गरीबी की स्थिति आ गई। जी हाँ, जी हाँ, वही वही कहना चाहता हूँ। इसलिए बांग्लादेश के लोग अभी इस प्रोग्राम में, क्योंकि वहां फासिस्ट गवर्नमेंट आ गई है और यहाँ की गवर्नमेंट भी फरक्का को लेकर के वीजा नहीं देगी, तो उन लोगों ने कहा कि ऑनलाइन जुड़ेंगे। अब पाकिस्तान का सिंध नदी है, चांडियो मुनीर अहमद एक वकील थे, हमारे दोस्त थे पुराने, वहाँ फिशरमैन के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। अब वो हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन वहां से एक मेल आया हमारे पास और उसमें एक आया, वहां की मछुआरिन महिला लड़कियां, तरुणियां, वो नृत्य कर रही थी और गा रही थी मछली और इसका, क्योंकि गंगा बेसिन का वो भी पार्ट है। सिंध नदी भी जो है गंगा में, यहाँ का पानी, मैंने जिस जिस नदी में, अब ब्रह्मपुत्र बेसिन का भी लिंक है गंगा, हम लोग इसलिए गंगा, आधी आबादी टोटल गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का गंगा है, और 40% सिर्फ गंगा बेसिन में हरियाणा, पंजाब, ये 8 राज्यों का ये पूरा जो गंगा बेसिन है, जिससे गंगा जी उसकी उनकी सहायक नदियां वो सब पूरा उस पर आश्रित है, बहुत बड़ी आबादी। लेकिन ये मांग कौन लोग कर रहे थे कि भाई इस फरक्का बराज को तोड़ा जाए, ये कौन क्यों कर रहे थे, कौन जी हमारे ही साथी मल्ला ही कर रहे थे। लेकिन वो जो देखिए, गंगा मुक्ति आंदोलन भी कर रहा था, हम लोग भी लेख उख लिखते थे कि फरक्का बराज तोड़ दो, लेकिन बाद में हम लोग, उसके लॉजिक क्या था? नहीं, इसलिए कि मछली खत्म हो गई, फ्लड आ रहा है, तो लेकिन अब बाद में हम लोगों ने गहराई से विचार किया कि मॉडरेट किया अपने डिमांड को कि साइंटिस्ट लोग तोड़े और गवर्नमेंट तोड़वाए, या तोड़वाए या कोई भी सोल्यूशन निकालना है तो सरकार निकाले। राजीव सिन्हा की जो कमेटी बनी थी, बिहार सरकार ने बनाई थी, IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कोई रिकमेंडेशन दी है इसके बारे में? जी साफ साफ कहा है कि किनारे से एक चैनल बना देना चाहिए। और जो लोग, एक बात बताऊं आपको, और वो हमारा जो एक सेकंड, लोगों की समझने के लिए, वो क्या कह रहे हैं कि किनारे से एक चैनल हुगली नदी के लिए बना देना चाहिए, वहां पोर्ट में पानी के लिए। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, ये नहीं कर रहे हैं। वो गंगा से जो पद्मा में जाने वाला, मतलब बांग्लादेश की चले गंगा की जो धारा है, जो बाद में जिसको पद्मा कहते हैं, उसके तरफ, मैंने फरक्का बराज का जो मालदा साइड का इलाका है, वो कह रहे हैं कि अगर उसको चैनल नहीं बनाएगा, क्योंकि ये बराज तो लाइफ खत्म हो गया इसका। कोई भी बराज का लाइफ, जैसे इंसान का लाइफ खत्म होता है, किसी पशु पक्षी का होता है, उसे बराज का भी होता है। सिल्ट डिपोजिशन होगा तो या तो किनारे से निकालेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि डिसिल्टिंग करो, निकालो, तो एक बार, हाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले बात तो ये बताइए कि चैनल कहाँ से कहाँ के लिए बनाने का सुझाव दिया है उन्होंने? देखिए, उसमें फरक्का पॉइंट से बाईं तरफ से, मालदा साइड से, चूंकि समुद्र की तरह दिखता है वहां, हर साल तोड़ता जा रहा है, मतलब 100-200 मीटर हर साल आगे बढ़ जा रहा है। अब बहुत थोड़ा सा पैच बचा है, अगर नहीं आप बनाए, हाँ, वो गंगा में ही नीचे, माने फरक्का बराज मेन चैनल है, उधर जाता है, उधर से बाईं तरफ से एक निकाल दीजिए, तो बाद में इसमें सोल्यूशन। वो चैनल निकल के कहाँ जाएगी? वो तो उसी नदी में जाए, फरक्का बराज के नीचे वाला हिस्सा में जाएगी, बाएं से आगे मुड़ के वहीं चले जाएगी, तो वो निकाल दिया जाए। और दूसरा कि फरक्का बराज में उससे क्या फायदा होगा? एक चैनल बना देने से क्या फायदा? फरक्का बराज के टूट जाने पर जो विनाश होगा, या फरक्का बराज के रहते अपने आप तोड़ देगा ना, तो साइंटिफिक वे में इंजीनियर्स तोड़े ना, उसको तोड़ करके एक रास्ता बना दें, तो सेफ तरीका। और दूसरा
कि फरक्का बराज के नीचे से कुछ सुरंग वगैरह बनाने का एक प्लान है इंजीनियर्स का, कि उनका कहना है कि धीरे धीरे सिल्ट को समुद्र में बहा दिया जाएगा, क्योंकि उसको तोड़ करके, क्योंकि मान लीजिए किसी दिन उखड़ गया फरक्का बराज, या बराज के साइड से जो ज्यादा संभावना है कि अगर एक धारा बन गई तो विनाश भयानक होगा ना, तो कुछ 10-5 लाख लोग मरेंगे तुरंत घंटों में। तो उससे अच्छा है कि आप आर्टिफिशियल वे से सर्जरी करते हैं ना, बाईपास होता है, कुछ होता है तो ब्लॉकेज होता है, तो सर्जरी करते हैं कि नहीं, तो यही हम लोग कह रहे हैं कि सर्जरी करो, इंजीनियर लोग साइंटिफिक सोल्यूशन निकालो। और दूसरा कि सिल्ट हटे, सिल्ट को मैकेनिकली नहीं हटा सकते आप। डॉक्टर डीके मिश्रा ने कैलकुलेट किया था 15-20 साल पहले कि जितना केवल कोसी नदी में साल भर में सिल्ट आता है, उसको हटाने के लिए 24,000 ट्रक बड़े वाले, वो 6 महीना डे एंड नाइट काम करेंगे, तब अब सिल्ट रखा कहाँ जाएगा। मैंने पटना का दूसरा सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं कि भाई अगर हम फरक्का बराज को मतलब उसको नई चैनल उधर बना देंगे या तोड़ देंगे तो हुगली नदी सूख जाएगी, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, तो जा ही नहीं रहा। इसके समय लीन पीरियड में, बाढ़ के समय तो कोई समस्या ही नहीं होती है, लेकिन लीन पीरियड में सूखे के समय जब 40,000 क्यूसेक जो रिक्वायर्ड है वो तो 20,000 क्यूसेक तक नहीं जाता है, तो आपको कहां से फ्लश करेगा? वो तो अभी तक किया नहीं ना। 1975 से लेकर अभी कितना, लगभग 49 साल हुआ, 49 साल में नहीं है, 49 साल 60 जी, 1971 में बना है, 75 में कमीशनिंग हुई है, 71 में वो बन गया था, क्योंकि बांग्लादेश वार के समय इसी पर से टैंक्स गए थे। ये वहां के लोग बताते हैं, टैंक्स और मिलिट्री के जीपें वगैरह, जो ट्रक्स वगैरह इसी ऊपर से गए थे। एक्चुअली स्ट्रक्चर बन गया था, लेकिन फॉर्मली जो है कमीशनिंग हुई, और नहर जो बना उसमें भी एक फाटक लगा हुआ है ना, जो राइट साइड में जो हुगली की तरफ नहर गई है उसमें एक फाटक लगा हुआ है, और उसमें नाव वो चलती है, जहाज वहाज भी मैंने फाटक खुलवा करके वो चला जाता है। कि अगर ये बराज को तोड़ दिया जाएगा, फरक्का बराज चूंकि पुराना हो गया है और इससे नुकसान बहुत ज्यादा है, तो हुगली नदी में पानी नहीं रहेगा, ये सूख जाएगी, तो उसमें कोई दम नहीं है, मतलब पहले से ही हुगली में पानी नहीं जा रहा, आपका ये कहना? अरे वो तो था ही नहीं चैनल ना, 300 साल पहले, 350 साल पहले वो चैनल खत्म था, तो आर्टिफिशियली अब सुरंग बना के पाइप चले जाए ना पानी, आपको कौन मना करता है? या एक नहर रखिए ना, जो नहर है उसको थोड़े खत्म करने की बात कर रहे हैं। इतना पानी आएगा फ्लड के टाइम में कि उसमें तो जाता ही है, लेकिन आप जो सोचते हैं ये तो फेल हो गया ना। अब कितना ऊंचा ले जाना चाहते हैं? उत्तर बिहार में बहुत सारी सड़कें हैं, ब्रिज है जिसके ऊपर से, रेल ब्रिज था जिसके ऊपर से मिट्टी भर गई है, वही हाल कल को फरक्का बराज का होगा। अच्छा, उसका क्या होगा? कलकत्ता पोर्ट जो है, ना, बंदरगाह का क्या होगा? बस फाइनल मेरा क्वेश्चन है आपसे। कलकत्ता पोर्ट तो हाँ जी, अच्छा हाँ, कोई बात नहीं। आखिरी मेरा सवाल है 1 मिनट में कि बंदरगाह के लिए जो पानी की जरूरत है, वहां जहाज आए, उसका क्या होगा? देखिए, बंदरगाह में जहाज आ कहाँ रहा है, उसके लिए अभी नहीं, फरक्का बराज तो इसीलिए उन्होंने इस खुशफहमी में बनाया कि इससे 40,000 क्यूसेक पानी आएगा और वहां जहाज आएंगे। फ्लश नहीं कर पा रहा है ना, जब नहीं कर पा रहा है तो पानी निकल जाएगा, तो बाढ़ के समय तो पानी आएगा ना, जितना पानी है वो तो चैनल को बंद करने के लिए नहीं कर रहे हैं ना हम तो, या कोई भी। और हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि हम लोग तोड़ देंगे, हम साइंटिफिकली इंजीनियर जो सजेस्ट कर रहे हैं कि चैनल निकाला जाए, कोई भी सोल्यूशन हो। 3 महीने के अंदर जो स्टडी हो चुके हैं, एक कमेटी बनाए सरकार, केंद्र सरकार, भारत बिहार सरकार मिलके, उसमें हमारा कहना है कि एक्टिविस्ट लोगों को भी, अगर एक्टिविस्ट लोगों को नहीं रखना चाहते हैं तो हम लोगों द्वारा सजेस्टेड, जो जैसे प्रोफेसर राजीव सिन्हा है, जिनके मातहत ये कमेटी 380 पेज की रिपोर्ट बनाई, वो फ्रांस के एक पोर्टल पर डल गया। तो मैं मतलब लबोलबाब ये है फिलहाल, क्योंकि आपके भी मेहमान आए हैं और हमारा कार्यक्रम भी काफी हो गया, कि फरक्का बराज अब अपना पर्पस पूरा नहीं कर रहा,
उससे तमाम मछलियों के उत्पादन का, मछुआरों का नुकसान हुआ है, उससे किसानों का नुकसान हुआ है। बाढ़ आ रही है तो उसको एक तरह से उसको रिव्यू करके उसको डिसमेंटल या रीडिजाइन किया जाए फिर से, और जी। जो वर्तमान स्वरूप में है वो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है और वो खतरा एक और बात नुकसान है। एक बात और बता दूं कि सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से, जिसको हमने कोट किया था 30 साल पहले की रिपोर्ट में, लगभग 50 लाख हेक्टेयर जमीन अल्कलाइन हो चुकी है इसकी वजह से। जहाँ जिस एरिया में वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा होता है तो वहां क्या होता है कि नीचे से जो केमिकल्स होते हैं वो सोडिक हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है, ऊसर हो जाती जमीन। आप जानते हैं कि नोनी मिट्टी जो आती, जो बारूद बनाने के काम में आता था 1857 वगैरह में, जो यहाँ नूनिया विद्रोह हुआ था, वो अलग कहानी है। तो नोनी मिट्टी तो होती है, लेकिन वो एरिया जो है बढ़ता चला जा रहा है, फ्लड, जैसे फ्लड प्रोन एरिया बढ़ता जा रहा है, वाटर लॉगिंग की पूरा बिहार से लेके यूपी तक, ईस्टर्न यूपी तक, बंगाल से इसमें लेकर के। बिहार सरकार का क्या रुख है? आप लोगों ने बिहार सरकार को तो कहा होगा, उनका देखिए क्या कहना? देखिए 42 साल पहले ये आंदोलन शुरू हुआ, 1-2 साल के अंदर ये इशू, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, हम लोगों के मित्र हैं, मित्र रहे हैं, मतलब हम, अब वो शायद नहीं मानते हैं क्योंकि हमारी चिट्ठियों का जवाब नहीं देते हैं वो, और उनका फोन नहीं उठाते हैं उनके मंत्री, अब पहले उठा विधानसभा में लेते थे। उठा होगा ना, विधानसभा में मसला उठा होगा। सरकार का पक्ष क्या जी, है? सरकार ने हमारी हमारी लेखों और किताबों से को लाइन ले ले के भाषण देते थे कि इससे बर्बादी होगी, ये होगा, 16 बराज नहीं बनने चाहिए, एक बराज से। अब अभी 11 बराज, सॉरी 7 बराजों की योजना 11,000 करोड़ की केंद्र सरकार के बजट में पास हुआ और बिहार सरकार ने उसको अप्रूव कर दी, एक प्रपोजल भेज दिया। हम लोग उनको बोल रहे हैं कि भाई पहले फरक्का के विनाश का तो स्टडी कर लो, आप ही ने कमेटी बनाई, एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई, उसको पब्लिक करो। हमारे पास आ गई है रिपोर्ट, 380 पेज की रिपोर्ट है। आप चाहेंगे तो ऑलरेडी फ्रांस के पोर्टल पर, क्योंकि गलती से किसी क्लर्क ने, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट रहेगा, ये लिखना भूल गया था, इसी का फायदा उठा के साइंटिस्ट लोगों ने पब्लिक किया। वो कह रहे हैं हमारा साइंटिफिक, वो 3 साल से प्रोफेसर राजीव सिन्हा और उनके लोग, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, ये साधारण साइंटिस्ट थोड़े हैं, वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, ये लोग कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमसे कह रहे थे कि 3 साल से हम लगातार कंटिन्यूअस समझा रहे हैं उनको, और जब फरक्का का स्टडी हमने 6 महीने में पूरा कर लिया, हालांकि उनका कहना है कि हमारा अधूरा है स्टडी है, इसलिए कि उनको ना सॉइल साइंटिस्ट दिया गया, ना सिस्मोलॉजिस्ट दिया गया, और ना एग्रीकल्चर साइंटिस्ट दिया गया उसमें कमेटी में, और ना बॉटनी और जूलॉजी का आदमी दिया गया, ना फिशरी का आदमी दिया गया, ना एनवायरमेंटल साइंस। फिर भी सिविल इंजीनियर्स ने जो स्टडी किया है वो हम लोगों की डिमांड और हम लोगों की फाइंडिंग्स जो है, जो 30 साल से या 40 साल से हम लोग कर रहे हैं, उससे सहमति व्यक्त करते हैं। तो ये आप जो पटना की मीटिंग, सम्मेलन, नहीं, जो सम्मेलन आयोजित हो रहा है 28, 29, 30 नवंबर को मुजफ्फरपुर में, तो उसमें फरक्का बैराज का इशू भी डिस्कस होगा? जी हाँ, और हाई डैम का इशू भी, हाई डैम के हम लोग खिलाफ हैं, नेपाल में हाई डैम बनाने का, जब छोटे छोटे बराज नहीं टिक पा रहे हैं और बर्बाद कब गिर जाएगा। अब चाइना का हम डैम, थ्री जो जॉर्जेस डैम है बहुत बड़ा, उसके बांध को जब बम से गिराना पड़ा और 12 घंटे के अंदर 5 लाख की आबादी को वहां शिफ्ट किया गया, क्या हाल हुआ होगा आप अंदाज कर सकते हैं कि बाल घर द्वार सब बह गया। तो वो सिचुएशन ना हो जाए, बर्बादी को बचाएं। हम लोग बर्बादी के खिलाफ हैं, हम सरकार के विरोधी नहीं है किसी के। और ये तो नेहरू जी के जमाने से ना वो आई थी, तो लेकिन ये लोग इसको मतलब समझ नहीं रहे हैं, ईगो का प्रश्न। हम कोर्ट बोल रहे हैं साइंटिस्ट लोगों की बात मान लो, एक्टिविस्ट लोगों की बात मान लो, पब्लिक भी बात, सर्वे करा लो ना। माने आप पूरे गंगा बेसिन के इलाके में आप क्या कहते हैं उसको, कहते हैं रेफरेंडम करा लीजिए ना। पब्लिक अगर 90% कह देती है कि नहीं बराज से नुकसान हो रहा है, तो आप सोल्यूशन नहीं निकालेंगे क्या? आप जनप्रतिनिधि हैं, विधानसभा में गए हैं, लोकसभा में गए हैं, राज चला रहे हैं, पक्ष विपक्ष ने हमारा समर्थन किया है संयोग से, ये है लालू यादव ने भी किया है, और कम्युनिस्ट पार्टियां कर रही हैं सपोर्ट, इंडिया गठबंधन ने किया है, राहुल गांधी भी बातचीत के लिए बुलाया है। लेकिन ये लोग मिलना नहीं चाहते, नीतीश कुमार हम लोग हमारे प्रतिनिधियों से, डीके मिश्रा से नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? डीके एक एक चप्पे चप्पे का स्टडी किया है,
और राजीव सिन्हा की रिपोर्ट को आपकी ना सरकारी रिपोर्ट ना है, उसको क्यों नहीं पब्लिक डिबेट का इश्यू बनाते? विधानसभा में उठेगा। अब ये हमारा पार्लियामेंट में भी एक ग्रुप था पहले अली अनवर के संयोजकत्व में, वो थोड़ा सा डिफंक्ट हो गया है, लेकिन रीऑर्गेनाइज होगा। विधानसभा में ग्रुप भी जल्दी ही खड़ा हो जाएगा और हाउस में भी उठेगा और जनता में भी ये लड़ाई उठेगी। और किसी के खिलाफ नहीं है हम, गलत जो विनाश का जो योजनाएं हैं उसके खिलाफ। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम इंतजार करेंगे कि आप जो गंगा मुक्ति आंदोलन की तरफ से जो 3 दिन का सम्मेलन हो रहा है गंगा बेसिन के संकट और समाधान पर, तो उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है, जनता के प्रतिनिधि और एक्टिविस्ट और लोग क्या कहते हैं, और उसका फिर हम इंतजार करेंगे और आपसे फिर बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद कि इतने महत्वपूर्ण